वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम ब्रेन इंस्पायर। तो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से देखेंगे। पिछले क्लास तक हम लोगों ने देखा था ओवर यूज़ एंड डिप्लेशन, इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल क्राइसिस, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। तो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट से देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका डेफिनेशन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन होता है कि मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर। मतलब क्या है कि समझो वाटर, तो तुम वाटर इतना ही इस्तेमाल करो जितना तुम्हें आज प्रेजेंटली एक अच्छा लाइफ लीड करने के लिए ज़रूरत है। बाकी सेव करो ताकि फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए जितना उन्हें ज़रूरत हो। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स। मतलब यहाँ पे नीड्स लिख दो तो और परफेक्ट होता है, नीड्स। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से वो देखना पड़ेगा। ये आया था रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992 से। रियो डे जेनेरियो यहाँ पे हुआ था अर्थ समिट एक समिट था, एक कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे अराउंड मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स केम। हेड्स ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि डिफरेंट तो हेड्स ऑफ स्टेट्स यानी कि जो कंट्री के हेड्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मोर देन 100 प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स दे मेट। और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस किया था कि आज उस टाइम पे 1992 में क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थे और उनको सॉल्व करने का क्या क्या रास्ता था। इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ था। और डिस्कशन के बाद सब जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है ग्लोबल नहीं, डिक्लेरेशन से ही लिखो, पूरा पूछता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म पता होने से काफ़ी नहीं है, पूरा लिखो। डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये पूरा जो नाम है ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट उन लोगों ने साइन किया था। अब इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या लिखा गया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या थे। इसके अंदर ही एक चीज़ था जो था एजेंडा 21। एजेंडा 21 में डिस्कस हुआ था कि मेन उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि इसको पूरा मिटा दो। एजेंडा 21 में मेंशन थे कि जो मेन प्रॉब्लम्स थे उस टाइम पे उनको सॉल्व करने का रास्ता। क्या क्या मेन प्रॉब्लम? पहला था एनवायरमेंटल डैमेज, दूसरा था पॉवर्टी, तीसरा था डिजीज़। ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिफाइड वे में पूरे सारे 100 से ज़्यादा देश एक साथ क्या क्या करेंगे वो एजेंडा 21 में लिखा गया था। और इस एजेंडा 21 का मेन उद्देश्य ही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रीच करना। ऑलराइट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ जो है रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्स को प्लानिंग कैसे करते हैं, क्यों रिसोर्स प्लानिंग करना इम्पॉर्टेंट है, ये सब। तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरत है? पहला तो है कि रिसोर्स, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में ना बहुत डाइवर्सिटी और बहुत सारा रिसोर्स डिफरेंट जगहों पे मिलता है, मगर उनको अच्छे से प्लान करके इस्तेमाल करना भी इम्पोर्टेंट होता है। क्यों नीड होता है? एक तो होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो मैंने समझो बार बार बताया कि रिच पुअर डिवाइड जो होता है, कि
जो बहुत बड़े बड़े इंसान होते हैं जिनका बहुत पैसा होता है, उनके पास हमेशा रिसोर्स होता है, मगर जो गरीब लोग होते हैं उनके पास रिसोर्स नहीं होता है। जैसे अगर आज समझो तुम्हारे शहर में वाटर स्कार्सिटी हुआ तो भुगतेंगे वो लोग जो गरीब है, ठीक है, उनके पास पानी नहीं होगा, मगर जो अमीर है ना वो 1000 2000 5000 रुपये दे के भी 1 लीटर पानी खरीद लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ना हो, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स का ऐसे प्लान करके इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि सभी को एक ठीक ठाक प्राइस में सब लोग रिसोर्स यूज़ कर पाए, एक्सेस कर पाए। पहला चीज़। दूसरा चीज़ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अभी समझाया तुम लोगों को। और तीसरा है रीजनल बैलेंस। ये थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा। से समझो कुछ कुछ जगह पे ना कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा मिलते हैं और कुछ कुछ चीज़ें कम मिलते हैं। जैसे समझो झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये जो तीनों जगह हैं, इन तीनों जगह पे ना बहुत बढ़िया मिनरल, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स एंड कोल मिलता है, बहुत अच्छे क्वांटिटी में। अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वाटर रिसोर्सेज मिलते हैं, मगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम से ज़्यादा डैम्स वगैरह अभी तक नहीं बने हैं, मगर वाटर रिसोर्सेज अरुणाचल प्रदेश में बहुत है। वैसे ही अगर तुम राजस्थान देखोगे, ठीक है, राजस्थान में अगर देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारा विंड रिसोर्स है। विंड रिसोर्स मतलब जो मतलब विंड टावर्स होते हैं, ऐसे ऐसे टावर्स होते हैं, इनको यहाँ से विंड जनरेट होता है। मतलब ये जब मतलब रेगिस्तान में क्या होता है, कोई ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है तो पूरा विंड जो है एकदम बहुत ज़ोर से बहता है, तो उससे क्या होता है, ये फ़ैन घूमता है और ये फ़ैन जैसे ही घूमता है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। तो ऐसे विंड रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते, तो ये राजस्थान में इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मगर जो डिफरेंट जगहों पे समझो, यहाँ पे राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज नहीं है, वाटर नहीं है क्योंकि रेगिस्तान है, सभी को पता है वाटर रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पे मिनरल्स वगैरह यहाँ पे नहीं है। फिर और झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ पे ये सब है, मगर सॉरी ये महाराष्ट्र लिख दिया मैंने, सो सॉरी महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश, गलती से महाराष्ट्र लिखता, मध्य प्रदेश। सेकेंड बार देखा तो पता चला गलती से लिखता, मध्य प्रदेश। तीनों जगह पे मिनरल्स और कोल अच्छे क्वांटिटी में मिलते हैं, मगर यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज या विंड रिसोर्सेज उतना अच्छा नहीं मिलता है। इसीलिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि समझो किसी किसी जगह पे कोई चीज़ ज़्यादा मिल रहा है तो किसी किसी जगह पे कोई चीज़ कम मिल रहा है, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। हमें वाटर रिसोर्सेज जो यहाँ से मिल रहा है उसको यहाँ पे भी भेजेंगे, यहाँ पे भी भेजेंगे। विंड रिसोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो यहाँ पे भी भेजेंगे, यहाँ पे भी भेजेंगे। यहाँ से जो मिनरल्स और कोल बहुत अच्छे से मिल रहा है वो हम अरुणाचल प्रदेश में भी भेजेंगे और राजस्थान में भी भेजेंगे। तो समझ रहे हो कि मतलब जहाँ पे जो कम है वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से लेकर वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ऐसे हम बैलेंस करेंगे। अभी बैलेंस करेंगे कैसे, प्लानिंग के थ्रू। इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग चाहिए, इसीलिए रीजनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आइडिया क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाता है। इंडिया में सबसे पहले जो किया जाता है कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे रिसोर्स है, वो पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी इसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है मैपिंग, मैपिंग के द्वारा ये देखा जाता है कि क्वालिटी में और क्वांटिटी में कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी पहले चेक किया जाता है। इसके बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर प्लान किया जाता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजी लगेगा, क्या क्या स्किल के लोग लगेंगे, ठीक है, और क्या प्रॉपर इंस्टीट्यूशन लगेगा उसे मेंटेन करने के लिए। ये इन चीज़ों के ऊपर फिर काम होता है।
उसके बाद ये देखा जाता है कि नेशनल डेवलपमेंट के साथ वो कितना जुड़ा हुआ है। मतलब समझो आज हमारे देश का टारगेट है कि बहुत जल्द ही इंडिया में कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो कम करना। अब कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ऐसे जो चीज़ें हैं ना, इनको कम यूज़ करना, क्योंकि अगर हम यह ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट और बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी बहुत ट्रेंडिंग है, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो अगर ऐसे समझो सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर बहुत डेवलपमेंटल काम चल रहा है। तो अगर आज हमें एक कोल डिपॉजिट मिला, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देके हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे अगर हमें कोई ऐसा रिसोर्स मिला जिससे समझो हमें हमारे नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स तक हम जल्दी पहुंच पाएंगे। ऐसा जब हमें रिसोर्स मिलेगा उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हमारा पूरा देश का क्या टारगेट है वो देख के एक रिसोर्स को डेवलप किया जाता है। मतलब रिसोर्स मिला उसको डेवलप करने चलेगा ऐसा नहीं, हम ये भी देखते हैं कि उस रिसोर्स को डेवलप करने से क्या देश का भला होगा या नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग होता है ना, वो होता है थ्रू 5 ईयर प्लान्स। ये 5 ईयर प्लान्स क्या है? 5 ईयर प्लान्स 5 ईयर प्लान्स में बोला जाता है कि अपकमिंग 5 सालों में क्या क्या प्लान किया जाएगा, क्या क्या काम किए जाएंगे टू रीच पर्टिकुलर गोल्स। अब ये शुरू हुआ था राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, 5 ईयर प्लान्स शुरू हुआ था। अभी प्रेजेंटली 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट चला गया है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स करता था वो बंद हो गया। अभी नीति आयोग है, नीति आयोग पूरा रिसोर्स प्लानिंग वगैरह सब कुछ करता है। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान्स कर लो, जो भी कर लो, एक चीज़ हमेशा याद रखना होता है कि एक जगह पे एक पर्टिकुलर रिसोर्स होने का मतलब ये नहीं है कि उस रिसोर्स को हम यूज़ कर पाएंगे। कि मैंने बोला टेक्नोलॉजी होना चाहिए और इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो रिसोर्स मिलने के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बिना हम रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है कि उसी रिसोर्स के ऊपर ज़्यादा प्लान किया जाता है जिसको डेवलप करना ज़रूरी है और जिसके लिए टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि पहले टेक्नोलॉजी डेवलप करें, फिर उस रिसोर्स के ऊपर ध्यान दें। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और उसके साथ साथ रिसोर्स प्लानिंग, ये दोनों एक साथ हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में हम बोल सकते हैं कि इंडिया में रिसोर्स बहुत अवेलेबल है, बहुत, मगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इंडिया लैग करता है, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करता है। उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेस के भी प्रॉब्लम होते हैं कि मतलब समझो जो पर्टिकुलर मशीन से टेक्नोलॉजी लगेगा उस पर्टिकुलर रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए लोग भी चाहिए। अगर वो लोग नहीं मिले तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स भी इम्पॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, तो हमने रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया समझ लिया। इसके बाद हमें जो समझना है वो है रीजनल एग्जाम्पल्स। ये तो मैंने समझा दिया। अब हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो हम नेक्स्ट दिन से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।